गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। Hello everyone. Good evening, Arush. कल किन किन बच्चों का पेपर है? ठीक है दीप्ति, तुमने पेपर अपना वो सीयूटी का फॉर्म भर दिया? दीप्ति नो मैम, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। उसको कंप्लीट कर दो भाई बेटा, और मेरे पास उसका कंफर्मेशन शेयर कर देना, ठीक है? ओके मैम। जल्दी से जल्दी कर दो। कब है तुम्हारा जेई का पेपर? मैम 24 को। 24 के बाद आके फिर वही काम करना, ठीक है? क्योंकि लास्ट डेट 30 है। अपना 24 को पेपर देके उसके बाद ही फिल कर देना, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, देखिए फिजिक्स का पेपर कैसा आया था। कुछ तो आइडिया तो तुम लोगों को भी लगा ही होगा, है ना? पेपर कैसा था या कैसा है, बाकी एक बार हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कंबाइंड है, कल इवनिंग शिफ्ट का और आज मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर, ठीक है? देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, विद द ग्राउंड। तो यानी इनिशियली ग्राउंड के साथ किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर, ठीक है, प्रोजेक्ट किया गया है। कह रहा है व्हेन द प्रोजेक्टाइल मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with the horizontal, its speed became 20 meter per second. क्या कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल कितना एंगल बनाता है? 45 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, जब इसकी स्पीड 20 मीटर्स पर सेकेंड हो जाती है, ठीक है? तो पूछा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो कुछ समय, मान लो इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू थी, कुछ समय बाद पार्टिकल ऊपर जाएगा, कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी मान लो कितनी वेलोसिटी हो जाती है, फाइनल उसकी जो स्पीड है बेटा, सपोज करो वी हो जाती है।
ये स्पीड हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल स्पीड भी होगी vx और वर्टिकल भी होगी, राइट, vy। ये कितना एंगल बनाएगा यहाँ पे, इसने कितना एंगल बोला है, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। इस समय पर जब ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ये v कितनी दी हुई है मुझे, 20 मीटर्स पर सेकंड दी हुई है, राइट, 20 मीटर्स पर सेकंड दी हुई है। तो x कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता ना, x कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता। तो x कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या लिखोगे यहाँ से आप, v cos थीटा, करेक्ट, v cos थीटा कितना हो जाएगा, v है 20, cos थीटा कितना दिया हुआ है तुम्हें, 45 डिग्री। तो इनिशियल, तो 1/√2, तो 20√2, और यही मेरा क्या है, इनिशियली x वेलोसिटी है कि नहीं है, राइट। तो ux कितना मिल गया मुझे, 20/√2। ux आ गया तो मैं क्या अब इनिशियल वेलोसिटी नहीं निकाल सकती, एंगल भी दिया हुआ है 60 डिग्री, बोलो कितनी आ जाएगी। तो इसका मतलब तुम लिख दोगे कि इनिशियल वाली वेलोसिटी कितनी थी, u cos 60 डिग्री, ठीक है। u cos 60 डिग्री किसके बराबर लिखोगे अब, हाँ 20/√2। ठीक है ना भाई, यही तो ux है। अभी तो तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी आई है x डायरेक्शन में, आपके पास इनिशियल टोटल वेलोसिटी नहीं आई, ये x की वेलोसिटी है। तो ux को लिख दो यहाँ पे u cos 60 के बराबर। cos 60 किसके बराबर हो जाएगा, √3 कितना होता है cos 60, 1/2, 1/2। 1/2 इक्वल्स टू 20/√2। क्या हो जाएगा ये सवाल अपन से, कितना Yes, बनेगा आंसर, बनाओ इसका। 20√2। ये टू टाइम्स कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा 20√2, ठीक है। तो 20√2 फर्स्ट ही इसका अपन का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, इजी था। उसके बाद देखो, अगर ये ऐसा क्वेश्चन तुम्हें याद हो तो मैंने एक बार करवाया था ऐसा क्वेश्चन, Yes, ma'am. कुछ याद आ रहा है Yes, इसमें। ma'am. देखो ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, सेंटर पर मैं देखना चाहती हूँ, सेंटर पर फोर्स, नामकरण कर लेते हैं ए बी सी और डी। देखो ए वाला जो चार्ज है भाई, वो आउटवर्ड पे फोर्स लगाएगा एफ मान लो, जो बी वाला चार्ज है ये भी आउटवर्ड पे फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बात कर लेते हैं, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, प्लस चार्ज की वजह से आउटसाइड। तो ए वाले की वजह से इधर आई, बी वाले की वजह से इधर आई, राइट। क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। आर ये दोनों सेम है ना, ये वाला आर और ये वाला आर, राइट, ये तो सेम है। E इक्वल्स टू KQ/R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएंगी, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा चार्ज कौन सा, C और D। C की वजह, अब देखते हैं C की वजह से कहाँ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, बोलो C की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, -Q की वजह से टुवर्ड्स Yes, ma'am. ऐसे EC। ED की वजह से भी कहाँ होगी बताओ, आउटवर्ड्स ऐसे। तो ED भी इधर ही आ गया, आया कि नहीं आया, ED भी इधर आया। तो इसका मतलब मुझे ऐसे आ गया कि सेंटर पर जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इधर ही आ रही है, EC की वजह से भी और ED की वजह से भी ऐसी आ रही है। अब मेरे पास यहाँ पर एंगल नहीं है, अगर बेटा देखो दोनों आ गई, मैं EC और ED की वैल्यू तो निकाल ही सकती हूँ क्या, Yes, EC और ma'am. ED की वैल्यू तो KQ/R² ही है, बट इनके कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। मेरी बात समझ रहे हो भाई, नेट ये तो आपने क्या निकाली है, ई नेट। तो ई नेट जो आया है वो क्या लिखोगे आप, ई नेट आया है EC प्लस ED। EC भी कितना है KQ/R² प्लस ED भी कितना है KQ/R²। तो ये कितना हो गया मेरा 2KQ/R², यही हो गया। तो ये तो ई नेट है, लेकिन सवाल में एक्स और वाई की अलग अलग डायरेक्शन में पूछा है सवाल, Yes, ma'am. एक्स और वाई में निकालना पड़ेगा। तो यार ई नेट इधर आया है मेरा, तो बेटा ऊपर वाली डायरेक्शन में वाई कंपोनेंट और इस वाली डायरेक्शन में एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। अब आपको एंगल चाहिए होंगे, दैट मीन्स अगर ये एंगल 30 है तो ये 60, Yes, ma'am. ये वाला एंगल कितने का बनेगा बताओ, 30. 30 का बनेगा क्या, देखो Vertically opposite angles. ma'am. 30 आएगा मैम। ठीक है। ये वाला एंगल निकाल लो, सपोज ये एंगल कितना आया अपना 30 डिग्री आया, तो मुझे बताओ EX कितना आ जाएगा भाई, 2KQ/R² cos Cos 30 30. प्लस 2KQ/R² sin 30। Sin 30. cos 30 डिग्री कितना होगा लिख लोगे,
कितना होएगा Root cos 3 by 30 √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ऑप्शन क्या आया √3 KQ/r², ठीक है, आई कैप। जे okay. कैप में क्या हो जाएगा sin 30 1/2, तो Yes, प्लस ma'am. KQ/r², जे कैप, ठीक है। Okay. देखो अब आई कैप में जो आपका आंसर आया है वो किस में आया है, माइनस डायरेक्शन में है ना, Minus x माइनस axis. के कैप में, तो ये माइनस साइन आ जाएगा। बताओ कौन सा आंसर ठीक लग रहा है? Option B. B. बी ऑप्शन बी। ऑप्शन। अगर किसी बच्चे ने माइनस का ध्यान नहीं भी दिया तो भी तुम्हारा आंसर तुम बी ही लगाते। देखो जरा, KQ/r² -3KQ/, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन आया और मैंने क्लास में कराया हुआ है ऐसा सेम क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखो कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन आया है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा लास्ट में देखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आया है एस्केप वेलोसिटी से क्वेश्चन, ये वाला। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम ए प्लैनेट ऑफ रेडियस r एंड डेंसिटी ρ इज गिवन एज दिस। तो किसी प्लैनेट जिसका रेडियस r है और डेंसिटी है, उसकी एस्केप वेलोसिटी इतना गिवन है। अब कह रहा है कि एस्केप वेलोसिटी निकालो ऐसे प्लैनेट के लिए जिसका रेडियस इतना है और डेंसिटी इतना है। निकाल सकते हो, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। Yes, ma'am. एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला 2gm/r², ठीक है। देखो g तो चेंज होगा ही नहीं, तो यानी यहाँ से एस्केप वेलोसिटी दो चीजों पर डिपेंड करेगी, मास और रेडियस का स्केयर। तो रेडियस तो सीधा दिया हुआ है r/, हाँ Ma'am, R नहीं होता 2gm/r. हाँ सॉरी 2gm/r ओनली, राइट। तो मास अपॉन r के उस पे ही डिपेंड करेगा। तो r तो देखो डायरेक्ट दिया हुआ है r/10। अब मास और डेंसिटी वेरिएबल है कि नहीं है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं भाई। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, Volume. ठीक है। तो वॉल्यूम, अब देखो मुझे मास चाहिए, तो मास किसके बराबर आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इस प्लैनेट की मान लो m डैश, डेंसिटी ρ डैश, वेलोसिटी v डैश। तो डेंसिटी क्या लिखोगे भाई, पुराने के कंपैरिजन में कितनी है, ρ/10 दी हुई है। v डैश कितना लिखोगे, 4/3 पाई r डैश का क्यूब। r डैश कितना दिया हुआ है पुराने के कंपैरिजन में, r/10। तो इस r डैश को r/10 का क्यूब लिख दो, बोलो, ठीक है। तो अब कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, एस्केप 1 एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, एस्केप वेलोसिटी ऑफ दूसरा सेकंड प्लैनेट, क्या लिखोगे बताओ। रूट पहले वाले प्लैनेट का मास क्या लिखोगे, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई r, एक सेकेंड, मास लिखना है ना, हाँ ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। Yes, ma'am. अपॉन में रेडियस, तो रेडियस कितना है पहले वाले का, r ही है, Capital. कैपिटल R। मल्टीप्लाई बाय सेकंड प्लैनेट का मास लिखोगे, क्या लिखोगे, ρ/10। तो रो ऊपर चला गया 10, फिर यहां लिखोगे क्या, 4 पाई r³ ऊपर क्या चला जाएगा, इस 3 को इधर लिख लो, The cube. 3 मल्टीप्लाई 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000। Yes, ma'am. ये लो कर लोगे, अब आ जाएगा सॉल्व। 4/3 r³ से 4/3 r³ कट गया, डेंसिटी से डेंसिटी कट गई, और 3 कट गया मैम. 3 से 3 कट गया, r भी कटना चाहिए था क्या, 4/3। हाँ दूसरे वाले का r लिखना भूल गए ना, r/10, Yes, ma'am. R भी कटेगा. r/10 4/3 पाई r³। तो रेडियस ऊपर मल्टीप्लाई r अपॉन में यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। r से r कट गया, ये 10 से ये 10 कट गया, सभी कट गए, तो ये 1000 बचा सिर्फ। एक बार इसका देखो आंसर कितना आ रहा है, मैच कर देती हूँ। बाकी इजी था ना, कर लोगे ना, मेरा कहने का मतलब था कि इस तरीके से करना है, ठीक है। हमारा आंसर 10 की पावर 5/2 आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे 3 बचा हुआ है। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं 10 वेन की कमी होगी। ये किलोमीटर्स में भी दिया हुआ है, ठीक है, प्लान। तो पहले वाले की 10 दी हुई है ना, तो पहले वाले की यहाँ पे 10/e⁻²p इक्वल्स टू मेरी यहाँ पे क्या बचा, √1000 बचा ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, Yes, 10 ma'am. equals 1000/10√10. e²p मल्टीप्लाई बाय ये 1000 हो जाएगा, और ये स्क्वायरिंग करोगे तो 100। चेक कर लेना, ठीक है, बाद में। बाकी यही कॉन्सेप्ट यही लगना है, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। आंसर क्या है? आंसर इसका है 100√10, ठीक है, ये ही आ रहा है मैम. ठीक है। एक बार बस इसका कैलकुलेशन देख लेना, बाकी नॉर्मल यही है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, फिगर शोज ए मीटर ब्रिज। ये तो मैंने कल ही तुम्हें बताया था, कल क्लास में ये क्वेश्चन बताया था ना, कल ही, यस कि भाई नल पॉइंट वाला जरूर देख लेना। देखो आज आ गया ना सुबह, सेम। ठीक है, फिगर शोज अ मीटर ब्रिज, इनिशियली नल पॉइंट वाज अचीव्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो पहले अगर R1 था तो अपना नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर पे अचीव हो रहा था, तो ये वाला 60 सेंटीमीटर हुआ होगा, है ना। तो तुम लिखोगे कि मैम R1/R2 किसके बराबर होगा, चलो ऐसे करते हैं जैसे तुमने सीखा है, R1/40 इक्वल्स टू R2/60, यही होगा। यानी R1/R2 का रेशियो कितना आया, 2/3, ठीक है, 2/3। 2/3। फिर कह रहा है कि अगर हमने रेजिस्टेंस में R1 में, ठीक है, व्हेन ए रेजिस्टेंस 16 ओम इज अटैच्ड इन पैरेलल टू R2, यानी R2 के पैरेलल में तुमने एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, कितने ओम का, 16 ओम का, ठीक है। अब बताओ ये R2 पूरा घटेगा ना, R2 की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उसने तुम्हें खुद ही बता दिया कि न्यू बैलेंस पॉइंट वाज अचीव्ड एट 50 सेंटीमीटर, कि नया जो बैलेंस पॉइंट आ रहा है आपके पास 50 सेंटीमीटर पे आ रहा है। तो तुम लिखोगे R1/50, भाई R1 भी 50 है। अब ये R2 और जो नया रेजिस्टेंस है इसका क्या लिखोगे, R इक्विवेलेंट, ये भी किसके बराबर आया है, 50 के, भाई क्योंकि 50 सेंटीमीटर पर आया ना, अचीव लिखा हुआ, शिफ्ट नहीं लिखा हुआ, देखो लिखा हुआ है कि अचीव्ड एट 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिल गया। तो R1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, 50/50, 1 के बराबर। तो R1 एज इट इज, R इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या लिखोगे भाई, R2 × 16, ऊपर चला जाएगा क्या, R2 + 16, ठीक है, किसके बराबर आया, 1 के बराबर। क्या हम R1/R2 लिख सकते हैं 2/3, तो मैं ये R1/R2 2/3 लिख दूं, × 16, R2 को R2 ही रहने दो, तो 2R2 प्लस ये क्या हो जाएगा, R2 को R2 रहने दो, R2 + 16 इक्वल्स टू 1। यहां से R2 आ जाएगा मेरे पास, और R2 ही पूछा था। R2 क्या आती है, क्या R1 नहीं निकाल सकते अपन, रिलेशन है मेरे पास, हो जाएगा ये क्वेश्चन। यस मैम। बस R2 बच गया ना अकेला, Yes. तो R2 निकाल लेना यहाँ से, दैट्स इट। फिर इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन आया है, ये भी आई थिंक सब बच्चों ने किया ही होगा। हम R2 का आंसर 8 है। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ, ऑप्शन नंबर 3, यस, R2 8 ओम है, ठीक है। यस इन द फिगर द एलईडी विल ग्लो फॉर इनपुट A B C D। तो ये कह रहा है कि इनपुट दिए हुए हैं, तो बताओ इसमें से कौन कौन से इनपुट पर ABCD के इनपुट दिए हुए हैं, जैसे ये ABCD, किस इनपुट पर एलईडी ग्लो करेगी। तो इसमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए था कि भाई एलईडी रिवर्स बाइस पर वर्क करती है कि फॉरवर्ड पर। तो किस पर वर्क करती है एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल, इन सबको देख लेना कौन किस पर वर्क करता है, ठीक है। तो एलईडी घरों में लगी होती है, घरों में तुम्हारे में रिवर्स बाइजिंग आती है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड बाइजिंग पे वर्क करता है एलईडी, ठीक है। तो आप अगले पेपर में देख के जाना, इनके थ्योरी पढ़ के जाना कि एलईडी का फॉरवर्ड रिवर्स बाइजिंग, फोटो सेल का रिवर्स फॉरवर्ड बाइजिंग, ठीक है, देख लेना एक बार। मैंने लास्ट में जो तुम्हें सेमीकंडक्टर्स की PDF भेजी है ना, उसमें लास्ट में 3-4 पेजेस हैं इनके, वो देख लेना। तो अब देख लोगे, जिस पॉइंट पर यहाँ पर मुझे फॉरवर्ड वाइज मिल गया, मतलब P जंक्शन पर हाई पोटेंशियल होना चाहिए, ये नेगेटिव पर लो पोटेंशियल होना चाहिए। तो यानी P का आउटपुट क्या होना चाहिए, 1, और Q का आउटपुट क्या होना चाहिए, 0। तो अब आप यहाँ पर वैल्यू रख के खुद देख सकते हो कि कहाँ पर 1 मिलेगा और किस पर 0, बोलो, ठीक है। यस तो इसको एक एक करके Yes, ma'am. करेंगे क्या, 1 2 3 4 एक एक बार रख के देखेंगे, नहीं ऐसे नहीं देखेंगे, कैसे देखोगे, ये यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, A बार, देखो ये A 2 बार गया है, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा बेटा A + A। तो A + A क्या रहेगा, A ही रहेगा ना, A + A क्या रहेगा, A ही रहेगा, उसका Yes. उल्टा हो गया, तो ये A बार ही मिलेगा। सिमिलरली B + B B ही रहेगा, उसका बार क्या मिलेगा, B बार, ठीक है। तो ये A बार और B बार दोनों यहां से गए, इनका एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, A बार डॉट B बार, ठीक है जी। तो अब यहां पर देख लो, A बार डॉट B बार करने पर P मुझे 1 मिलना चाहिए, कैसे मिल सकता है,
1 0 1 तो होना ही चाहिए, राइट? तो ऑप्शन बी फोर्थ नहीं है। अगर ए को मैं 1 लेती हूं तो ए बार क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, दोनों 0 0 होने चाहिए ना, यस मैम। दोनों 0 0 होने चाहिए। तो फोर्थ नहीं है, थर्ड नहीं है, तो दोनों 0 0 होनी चाहिए। तो यानी फर्स्ट और सेकंड में से कुछ है, ठीक है, सी और डी। तो यानी अगर मेरा ये 0 0 रहेगा तो P1 मिल जाएगा, ठीक है। सी और डी के यहाँ पर मुझे क्या मिलना चाहिए भाई? यहाँ 0 मिलना चाहिए, है ना? तो ये यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? दोनों का C प्लस डी का बार, C प्लस डी का बार। अब देख लो यहाँ पे बाकी के 2 ऑप्शन। मैम यहाँ पे ऑप्शंस नहीं समझ आए, इन्होंने ऑप्शंस किस बेसिस पे दिए हैं मैम? ये कि हम ABCD का इनपुट दिया हुआ है। ओके मैम। ये ABCD के इनपुट दिए हुए हैं तुम्हें, समझ गए? कि ए का इनपुट 0 लेना है, फिर बी का इनपुट 0 है, सी का इनपुट 1 है, डी का इनपुट 0 है। तो ये ऐसे हैं ABCD, ठीक है। ओके देखो मैम। ABCD। तो अब देखो हमने P तो सॉल्व कर लिया, अब C और D का देखो बेटा। C प्लस डी का बार मुझे 0 मिलना चाहिए, कैसे मिल सकता है? दोनों 0। या दोनों 0 रखने पड़ेंगे। यस मैम। 0 प्लस 0, अच्छा 0 प्लस 0 का बार 1 नहीं मिलेगा, वो तो हाँ जी। गलत है ना फिर? अगर एक 1 हो और एक 0 हो तो मुझे 1 मिलेगा, और फिर उसका बार क्या करके क्या मिलेगा? 0। तो आंसर क्या है भाई? आंसर है ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द आंसर, ठीक है, और ए ही आंसर है। तो अगर कोई बच्चा पहले इनपुट रख के देखेगा, पहला रखेगा, दूसरा रखेगा, तीसरा रखेगा, चौथा रखेगा, तो टाइम वेस्ट होगा। हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, सीधा फटाफट आंसर आ जाएगा। गॉट इट? ओके। फिर ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। For an ideal gas in a reversible process, volume became 8 times and temperature became this. Identify the gas. ऑप्शंस भी हैं, मैं दे दूंगी ऑप्शंस। पहले बताओ कि करेंगे क्या इस सवाल में, सोचो। क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ? डेल्टा Q इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस। बस यही छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी है। एडियाबैटिक प्रोसेस है, टेम्परेचर और वॉल्यूम, तो मतलब टीवी का रिलेशन लगेगा ना। यस मैम। बस यही Yes, चीज सोचनी थी। तो क्या है, कल मैंने लिखा था देखो उसमें कि बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस के तीनों फॉर्मूले पढ़ के जाना। आ गया ना फॉर्मूला? टीवी गामा -1। तो क्या कह रहा है? वॉल्यूम बिकेम 8 टाइम्स एंड टेम्परेचर बिकेम 1/4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। कर लोगे T1 V1 इक्वल्स टू T2 V2 यस मैम, कर ली। -1। चलो कर लेते हैं। क्या क्या करा है? टेम्परेचर बिकेम TV गामा -1। फाइनली क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया T/4 और वॉल्यूम कितनी होगी? वॉल्यूम बिकेम 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स ऑफ V का गामा -1, करेक्ट। T से तो T कैंसिल हो गया, V गामा माइनस इक्वल्स टू 1/4 ऑफ 8V का गामा -1। 4 को इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? 4V गामा -1 इक्वल्स टू 8V गामा -1। तो 4/1 मिनट, ओके। मैम गामा की पावर 8 के पावर गामा 8 की -1। पावर गवर्नर पूरा 8V की पावर है ना, ये पूरी 8V की पावर है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं भाई 8V अपॉन V की पावर गामा -1, ठीक है। V से V कट गया, तो 4 किसके बराबर आया भाई? 8 की पावर गामा -1। इसका मतलब मुझे गामा ही निकालना है। कि आगे क्या करोगे अब गामा निकालने के लिए? मैम 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, फिर उन्हें कंपेयर कर देते हैं। करो कंपेयर करके बताओ क्या आ रहा है गामा। आई विल चेक इट आउट। मैम गामा की वैल्यू 1 आ रही है। नहीं, क्या किया भाई? पूरा तो तुम्हारे सारी चीज तो तुम्हारे सामने है, सब गड़बड़ कर रहे हो। ये लास्ट इक्वेशन है, इसके आगे अब तुम्हें ही सॉल्व करना है। फिजिक्स हो गई अब। 2 की पावर क्या लिख सकते हो भाई? 2 की पावर स्क्वायर। 8 की पावर क्या लिखोगे? 2 की पावर 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 हाँ, को। 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3। यस और मैम। इसकी पावर क्या है?
गामा -1 है ना। तो मैं इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरा क्या बनेगा, 3 गामा माइनस, -3। हाँ अबे 3 गामा -3। तो पावर तो भाई सेम ही है ना, तो 2 किसके बराबर आया, 3 गामा -3। तो ये क्या 5 बना, हाँ गामा आया 5/3। तो सिंपल सी बात है, कैसी गैस है ये, गामा 5/3 है तो गामा इज 5/3, दैट मीन्स कैसी गैस है, मोनो डाया ट्राया एटॉमिक। बस यही पूछा था कि कैसी गैस है, तो मोनो एटॉमिक गैस है। मैम डाया नहीं है। क्यों, गामा है ना, 1 एफ मोनो एफ की वैल्यू 3 रखोगे ना, तभी तो ओके मैम। कितना बनेगा। ऐसी गलती मत करना पेपर में, बता रही हूँ मैं, ऐसी गलती मत करे आना भाई कि लास्ट में हम इक्वेशन ही गलत बैठा रहे हैं, ठीक है, पूरा सही करने के बाद, वरना तो फिर क्या ही फायदा है, ठीक है। मैम फिर इसके देखो ऑप्शन इसके ऑप्शंस इसमें बता बताती हूँ, CO2, O2, NH3 और हीलियम। तो हीलियम ही है ना मोनो एटॉमिक। यस मैम। मैम मैम इंडिया। ठीक है, यही लगाया था सक्षम, यस मैम। वेरी गुड। ये और ये वाला हो गया था, ये वाला LED वाला, मैम ये नहीं किया था क्यों, मैम, इसमें एलईडी वाले में फंस गया था। वो आ गई थी वैल्यू, मतलब वो तो पता था गेट कौन से हैं, पर एलईडी में फंस। अरे बच्चे LED में क्या फंस गए इसमें, और ये वाला हो गया था, यस मैम ये हो गया था। चलो बढ़िया। एस्केप वेलोसिटी, यस मैम ये भी हो गया। वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन तो कर ही लिया होगा, यस मैम। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, यस मैम ये भी हो गया था। वाह बढ़िया, वेरी गुड। तो 8-10 क्वेश्चन तो लगा दिए ना, फिजिक्स में बहुत है 8-10 क्वेश्चन। मैम 14 थे, 14। अरे वाह, 14 में तो बढ़िया अच्छे नंबर आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। ये देखो, ए सिंपल पैंडुलम विद बोब ऑफ मास m कैरिंग चार्ज q। इसमें कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि टेंशन बता दो। बेटा अगर यहाँ पर बॉब है, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, सब बताएंगे। mg। इधर अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगी, कौन सा फोर्स लगेगा वो, F। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पर कौन सा फोर्स लगता है, QE। QE, तो यानी mg और QE का रिजल्टेंट यहाँ आएगा, रिजल्टेंट यहाँ आया, और इसी के जस्ट यहाँ पर टेंशन लगेगी ऐसे, यानी टेंशन रिजल्टेंट के बराबर है। mg और QE में 90 डिग्री का अंतर है, तो रिजल्टेंट निकालोगे भाई, रिजल्टेंट कितना है, mg का स्क्वायर प्लस QE का QE का स्क्वायर। स्क्वायर, दैट्स इट। और यही रिजल्टेंट किसके बराबर है, टेंशन के। आई मुझे नहीं लगता कि इससे आसान पेपर, मतलब ये आसान क्वेश्चन है कि डिफिकल्ट है, इजी। कर सकते हो अगर ये पेपर में आएगा तो। यस मैम, आज फिजिक्स का पेपर देख के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। पढ़ते रहना बता रही हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, देयर इज अ, ये देखो ये तुम्हारा फिर से ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। ऑप्टिक्स के क्वेश्चन मैं अभी लास्ट के लिए रख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग है ये क्वेश्चन। ओके, स्टेट ये वाला देखो, मैंने कल ही बोला था कि सरफेस टेंशन पढ़ के जाना है ना, कल वाले बच्चों को मैंने बोला था सरफेस टेंशन पढ़ के गए थे कि नहीं पढ़ के गए, भाई जो पढ़ के गए उन्होंने कर लिया होगा, जो नहीं पढ़ मैम के ये गए आया नहीं था। नहीं आया था सरफेस टेंशन का क्वेश्चन। मैम ये नहीं आया था। फिर मैम कोई और था शायद, ये नहीं था बस। सरफेस टेंशन का ही था पर, यस मैम। एक सेकेंड, एक और है, एक और क्वेश्चन भी आया है, वेट। 22 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, क्या था वो, ठीक है। मैम अभी फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड इन कांटेक्ट विद इट, यही क्वेश्चन आया है। तुम्हारा शाम वाली शिफ्ट में था सुबह, मैम सुबह।
कुछ ये इक्वेशन लिखी हुई थी, क्या थी इक्वेशन? मैम स्टेटमेंट यही थी, पर मैम भूल गया हूँ अभी मैं तो। यही है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट यही है। देखो क्या लिखा हुआ है, लिक्विड प्रेशर इज ओनली exerted on the solid surface in contact and is exerted in between the layers of liquid। तो इसने कहा है लिक्विड का प्रेशर या तो सॉलिड की सरफेस पे एक्सर्ट होगा जो उसके कांटेक्ट में होगी, या उसकी लेयर्स के बीच में एक्सर्ट होगा। क्या सही है कि गलत है? लिक्विड का प्रेशर, ये मान लो तुम्हारे पास ये बीकर है, ये इसकी पानी की एकदम सरफेसेस है, यहाँ पर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखती हूँ, क्या उसको वाटर प्रेशर फील होगा? लिक्विड का प्रेशर, बायोंट फोर्स तो सरफेस पे भी लगेगी ना। Yes, बायोंट फोर्स तो जो कि प्रेशर की वजह से ही लगती है, वो तो सरफेस पे भी लगेगी, तो कांटेक्ट में लगी रही है। और क्या कह रहा है, लेयर्स के बीच में भी लगेगी, तो क्या लेयर्स के बीच में लगती है? लिक्विड की लेयर्स में बिल्कुल लगेगा, तो Yes, गलत तो है नहीं, तो ट्रू है ये स्टेटमेंट। सेकंड कह रहा है कि सरफेस टेंशन अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन बल्क ऑफ द लिक्विड एंड एट सरफेस। ये बताओ, ये मैंने तुम्हें जब वो पढ़ाया था ना ये कॉन्सेप्ट, तो सरफेस एनर्जी पढ़ाई थी मैंने, क्या पढ़ाया था कि जो, वही देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैंने बताया था कि जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एज कंपेयर टू लोअर मॉलिक्यूल, उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। और ज्यादा। ये पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसी वजह से सरफेस टेंशन है, ये कहा था मैंने, ये बोला था ना कि उसी की वजह से सरफेस टेंशन है। अब सवाल में क्या पूछा है, इन्होंने कहा है सरफेस टेंशन अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन बल्क ऑफ द लिक्विड एंड एट सरफेस। इन्होंने डिफरेंस बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस की वजह से जनरेट हुआ है, डिफरेंस की वजह से नहीं आती टेंशन, किसकी वजह से आती है कि ज्यादा potential सरफेस टेंशन ज्यादा होने की वजह से, है ना। एक मिनट इसका Yes. आंसर, पर बात तो ठीक है, लेकिन नीचे वालों की लोअर होती है, ऊपर वालों की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है ना, तो डिफरेंस की वजह से भी जनरेट हो सकती है। मैम इन्होंने डिफरेंस लोअर वालों के रिस्पेक्ट में ही कहा होगा। करेक्ट तो दोनों होने चाहिए, है ना, तो फिर तो मैम दोनों पर ही। एट सरफेस भी तो लिखा है उसमें, हाँ, एट सरफेस भी तो लिखा है मैम पर। पोटेंशियल एनर्जी, हाँ तो इसीलिए लिखा हुआ है ना एट सरफेस, और जो बल्क, बल्क का मतलब है जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स हैं और जो बाहर वाले सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके डिफरेंस की वजह से, तो सरफेस और बल्क का ठीक तो लिखा हुआ है, तो इसका तो फिर ऑप्शन नंबर दोनों ही ठीक होने चाहिए। हाँ, क्या है इसका आंसर क्या दिया है इसका? वही मैं चेक कर रही हूँ, वेट। हाँ ठीक है, फोर्थ ही तो है, ठीक है बेटा, फोर्थ आंसर है इसका, है ना, यही होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस की वजह से ही तो है कि ऊपर वाली ज्यादा है और लोअर वाली क्या है, कम है, तो सेम ही तो बात है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही होगा, ठीक है, तो फोर्थ ही है। सेकंड, तो ये मैंने क्लास में जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई थी तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन था और हमने ये डिस्कस किया था, क्वेश्चन नहीं मतलब थ्योरी में डिस्कस किया था, ठीक है। तो सरफेस टेंशन में जो मैंने वो तुम्हें मिनिस्कस पढ़ाए हुए हैं ना, वो उनकी थ्योरी, वो भी याद रखना, वो भी कहीं ना कहीं आ सकती है कि कनकेव मिनिस्कस का प्रेशर ज्यादा होगा, कन्वेक्स का होगा, ठीक है। कैपिलरी एक्शन वाला जरूर देख के जाना, अगले में वो आ सकता है कैपिलरी एक्शन, ठीक है, कल जिसका पेपर है कैपिलरी एक्शन जरूर पढ़ के जाना। A rod of mass m and length L is released on a rail placed on a uniform magnetic field B. What will be the terminal velocity of rod? देखो क्या लग रहा है, ये कैसे सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को, देखो लॉजिक गेट के क्वेश्चन मत छोड़ के आना भाई, उनको जरूर अटेंड करना, वही तो तुम्हें फ्री के नंबर है वो तो। मैग्नेटिक फील्ड भी है, एक रॉड रखी हुई है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रॉड क्या होगी, देखो इस रॉड पर नीचे फोर्सेस लगाते हैं, सबसे पहले इस रॉड पर नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा, mg, mg। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में है और रिलीज करी गई है तो इसके पास वेलोसिटी भी होगी कि नहीं होगी, यस मैम। अगर वेलोसिटी है तो
जैसे ही इस रॉड के पास वेलोसिटी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी भाई, इसका मतलब यही है ना, वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगी अगर आप रिलीज करोगे तो। अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी रॉड को वेलोसिटी v से हम मूव करते हैं तो क्या जनरेट होती है, ईएमएफ। यस और नो। और वो ईएमएफ तभी जनरेट होती है, फॉर्मूला पहले देख लेते हैं क्या है फॉर्मूला, बीवीएल, वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो देख लो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है भाई, है, तो इसका मतलब ईएमएफ जनरेट होगी। तो ईएमएफ जनरेट हो रही है बीवीएल, ईएमएफ जनरेट हो जाएगी तो क्या करंट आएगा इसमें, कराया हुआ क्वेश्चन है ये, क्या करंट आएगा इसमें, ईएमएफ आई तो ईएमएफ के बाद करंट भी तो आएगा, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड ईएमएफ बीवीएल है, अपॉन रेजिस्टेंस कितनी है, आर दे रखा है इसका रेजिस्टेंस। यस मैम, आ रहा है ऑप्शंस में। रेजिस्टेंस जरूर होगा, ठीक है, यहाँ पर मिसिंग है बट रेजिस्टेंस आर दिया होगा पेपर में, तो रेजिस्टेंस आर। अगर मेरे पास किसी भी वायर में या रॉड में करंट आ गया तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी वायर में करंट है तो क्या प्रोड्यूस होता है, फोर्स लगता है, फोर्स लगता है। तो फोर्स किसके बराबर होता है, आईबीएल। यस मैम। आईबीएल। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ही ये है, अगर जिसने फ्लूइड्स पढ़ी है, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है फोर्सेस क्या हो जाना, बैलेंस हो जाना ना, फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं ना, तभी तो टर्मिनल वेलोसिटी आती है कि भाई अब एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ही ये है कि फोर्स बैलेंस्ड, तो इसका मतलब ऊपर वाला नीचे वाला फोर्स बैलेंस्ड हो गया होगा। mg किसके बराबर हो गया, आईबीएल के। क्या ये इस पर क्वेश्चन आए नहीं है तुम्हारे क्लास में, बट देखो ये अब मैं तुम्हें समझा रही हूँ ना तो तुम्हें अब बहुत इजी लग रहा है, पेपर में बैठ के इजी नहीं लगता। तो अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखना और बस ये सोचना कि कॉन्सेप्ट जो तुमने पढ़ा है उधर से ही उठ के आ रहा है, ठीक है। जो चैप्टर्स तुमने नहीं पढ़े उनको छोड़ो, जो पढ़े हैं उन पर फोकस करो अभी। तो mg आईबीएल के बराबर है, फोर्सेस बैलेंस हो गए। अच्छा आई को क्या लिख सकते हो, अब आई को उठा के लिखो, आई क्या है, BLV अपॉन आर BL, ये डिराइव करवाया हुआ है तुम्हारे ये नोट्स में, B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय आर। वेलोसिटी कितनी आ गई भाई, mg अपॉन B स्क्वायर L स्क्वायर, आर ऊपर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर, मैम इसमें कैपिटल एल है या स्मॉल एल है, ये कहीं ऑप्शंस में गड़बड़ है। स्मॉल एल नहीं आएगा मैम। हाँ लेंथ, अच्छा लेंथ बेटा ये वाली लेंगे, यस सुनो लेंथ सिर्फ हम ये वाली लेंगे ना, ये वाली लेंथ नहीं लेंगे, ये यहाँ पर मिस कर दिया हमने, ठीक है। लेंथ हम ये वाली लेंगे जो सिर्फ इसमें इफेक्टिव लेंथ लेते हैं, है ना, तो ये इफेक्टिव लेंथ आएगी विच इज योर स्मॉल एल। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, देखो अपना आंसर ये आया है, तो 1 टिक ना करके हम सेकंड टिक करेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन सक्षम किया है कि नहीं किया, ये देखो ऐसे डिफिकल्ट वर्ड यूज करके बस थोड़ा सा गुमराह कर देते हैं, कॉन्सेप्ट वही होता है। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब भाई सिंपल सी बात है, फोर्स बैलेंस्ड, बैलेंस इक्वेशन की बात कर रहा है वो। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, देखो कितना इजी है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू सेकंड बोहर ऑर्बिट। इजी है, इजीएस्ट है इवन, यस बट एनर्जी जूल में पूछी है, हम इक्विवेलेंट में निकालते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, ये किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो Z1 हो जाएगा, और फर्स्ट ऑर्बिट में तो कितना होता है पता ही है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है, -13.6। सेकंड ऑर्बिट में कितना होता है हाँ मैम, जूल में भी रिलेशन होता है इसका। वो करते हैं अभी। सेकंड ऑर्बिट में बेटा n की वैल्यू क्या रखोगे, n की वैल्यू 2 रख दो, तो -13.6 2 2 जा 4, ये कितना बनता है, ये तो कितना बनेगा देखना एक बार, कैलकुलेट कर लो जल्दी फटाफट। मैम -2.4 समथिंग। ठीक है कर लोगे ना, इसके बाद फिर ये सपोज करो कुछ भी बन रहा है, तुम्हें E2 माइनस E1 करना है, दैट भाई एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब यही है ना, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर लेना, जूल में। बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन लिख देना,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिख देना, बस वही जूल बन जाएगा। ठीक है, वही जूल है भाई, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिख दो, वही जूल है। ओके, मैम क्या कह रहे हो, आंसर बताऊं? एक मिनट, इसका आंसर बेटा आपका क्या आ रहा है आंसर? ये नहीं मिल रहा, ये शायद मैम ए। मैम देख लेना, मुझे इसमें आंसर नहीं मिल रहा। ठीक है, देख लेना है आप लोग, सही ही किया होगा इसमें तो, आई डोंट थिंक कि कुछ गड़बड़ की होगी। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल है, प्रोजेक्ट किया गया है गोल्ड न्यूक्लियस के साथ, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, प्रोजेक्ट इज जस्ट एबल टू टच द न्यूक्लियस बाउंड्री, तो डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस, तो इसका मतलब वही है, आप क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल लो, और क्लोजेस्ट अप्रोच में हम रेडियस निकालते हैं आर, डायमीटर में क्या हो जाएगा, वो न्यूक्लियस का डायमीटर के लिए ट्वाइस कर देना उसको। भाई देखो मेरी बात सुनो, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ठीक है, तुमने यहां से अल्फा पार्टिकल को भेजा, अल्फा पार्टिकल यहां जाके रुक जाएगा ना, यहां से वापस अपनी अपनी पोजीशन को रिट्रेस कर लेगा, तो सिंपल सी बात है, अगर यहां आके रुका, ये वाली डिस्टेंस हम क्या निकालते हैं, सेंटर से निकालते थे ना आर, कि बेटा ये आर है, कहा न्यूक्लियस के सेंटर से ये वैल्यू आर होती थी, क्लोजेस्ट अप्रोच, यही तो करते थे, याद है कि ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच है ये आर की वैल्यू है, तो वही सेम फॉर्मूले से आर निकालोगे कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर, आर आ जाएगा, डायमीटर के लिए क्या कर देना 2r, दैट्स इट, ये करना था। ठीक है, यही किया होगा बच्चों ने कि छोड़ा है इस क्वेश्चन को भी, छोड़ दिया, कि तुम्हारे शिफ्ट में नहीं आया था, बोलो। A ray of light is incident at an angle of incidence I on equilateral prism, देखो प्रिज्म का बोला था ना कि भाई प्रिज्म पड़ जाना। ठीक है, तो एक हमारे पास इक्विलेटरल प्रिज्म है, एक रे इमर्ज करती है ग्रेजिंग एट द सेकंड सरफेस, ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है भाई, द रे इमर्ज ग्रेजिंग एट द सेकंड सरफेस, तो ये सेकंड सरफेस है, इससे ग्रेज होके निकलती है, ग्रेज का मतलब तो यही है ना, ऐसे ऐसे ग्रेज होके निकल गई, हाँ या ना, यस मैम, टच कर, ग्रेज का मतलब Yes. तो यही है, ये मैंने इसलिए बोला है भाई, प्रिज्म बहुत अच्छे से देख के जाना। ठीक है, प्रिज्म में कई कॉन्सेप्ट हैं, प्रिज्म की जो PDF फाइल है वो एक बार देख लेना सारे बच्चे, यहां से निकल के चली गई, ग्रेज करके चली गई, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है प्रिज्म का √2, अगर ये तुम्हारे पास इक्विलेटरल प्रिज्म है तो हर एंगल 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यानी मुझे एंगल ए भी दे दिया है, कितना, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री मिल गया मुझे, एंगल ऑफ प्रिज्म, तो मैं मान लेती हूँ कि यहाँ से ये लाइट इंसिडेंट हुई बेटा आई। ठीक है, ये डायग्राम होता है, मैं बार बार नहीं बना रही हूँ, ये एंगल R1 होता है, ये एंगल R2 होता है, और ये मेरी इमरजेंट रे हो गई। ठीक है, मुझे बताओ इमरजेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है अब, 90 डिग्री, तभी तो इमरजेंट रे है ये। इसमें मैं स्नेल्स लॉ लगा सकती हूँ सेकंड बाउंड्री पे, बस सेकंड बाउंड्री पे स्नेल्स लॉ लगाना है, क्या, म्यूट प्रिज्म साइन R2 इक्वल्स टू, बाहर कहां चली गई, एयर में, तो म्यू एयर साइन ई, इमरजेंट एंगल तो 90 डिग्री है, तो प्रिज्म का एंगल √2 दे रखा है, साइन R2 निकाल लिया, एयर का 1 हो जाएगा, इमरजेंट एंगल 90 डिग्री, सिंपल पता चल रहा है, TIR कंडीशन है भाई कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाउंड्री से हुआ है। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा 1, तो साइन R कितना हो गया R2 1/√2, आपने साइन R2 निकाल लिया, पूछा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, तो मुझे बताओ मेरे पास एंगल ऑफ प्रिज्म किसके बराबर होता है, एंगल ए इक्वल्स टू R1 + R2, एंगल ए 60 डिग्री दे रखा है, R1 कितना आया, R2 कितना आ गया बेटा 1/√2 45 डिग्री, हाँ, तो मेरे पास R1 कितना आ जाएगा 15 15 डिग्री, 50 बस
देख लो, ठीक है। इसमें इंसिडेंट, अब कल जिन बच्चों का पेपर है, एक बार प्रिज्म के वो वाला देख जाना कि किस पर मिनिमम डेविएशन किस एंगल पे होती है, आई की वैल्यू क्या रखनी पड़ती है, ठीक है, ई की वैल्यू क्या रखनी पड़ती है। तो वो वाले क्वेश्चंस है ना मिनिमम डेविएशन वाले, वो जरूर देख के जाना। थिन प्रिज्म का फॉर्मूला देख लेना, तो प्रिज्म से वहां से क्वेश्चन आ सकता है। वैसे कल एंगुलर डिस्पर्जन से आना चाहिए, तो पढ़ जाना, ठीक है। ओके, ये वाला देखो, पोटेंशियल पूछा है भाई। इफ पोटेंशियल इज दिस, 500 वोल्ट है इस पर्टिकुलर एक्स और वाई पे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है, तो पूछा है ओरिजिन पे क्या पोटेंशियल होगा, बताओ क्या करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है तुम्हें, मैम E इज इक्वल टू dV/dr। यही फॉर्मूला है, माइनस dV/dr लगाना का। मुझे Yes, dV निकालना है, तो dV इक्वल्स टू माइनस E.dr। इंटीग्रेशन कर दो, यस मैम। इंटीग्रेशन कर दो। dV मुझे दिया हुआ है 10 से 20, 10 और 20 पे कितना है, 500 वोल्ट है ना। लिमिट्स यहां पे लगा लो, डॉट डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखोगे बेटा, डी आर का क्या हो जाएगा, देखो लिखो, मैं इंटीग्रेशन करना सिखा देती हूँ। 10xi कैप प्लस 5yj कैप, एक्स में क्या डी आर क्या बन जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप में करोगे ना, एक्स आई प्लस वाई जे कैप। तो इंटीग्रेशन करोगे तो 10x का कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर आई कैप प्लस 5/2 वाई स्क्वायर जे कैप। इंटीग्रेशन करके तो ये आ जाएगा, राइट। अब बात आई लिमिट्स की, तो लिमिट्स कैसे लगाओगे बताओ मुझे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हाँ, तो लिमिट क्या लगाओगे, कहां से कहां जाना है, मैम 10 to 20। 10 20 से मुझे कहाँ जाना है, ओरिजिन पे। भाई ओरिजिन पूछा है ना उसने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन। माइनस साइन मत भूलना, ये माइनस साइन भी लग रहा है। डीवी क्या लिखोगे, डीवी लिख दो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिखते हैं, ठीक है। तो वी फाइनल, फाइनली मैं कहाँ जा रही हूँ, ऊपर क्या क्या लिखते हैं, फाइनली हम 0 0 पे जा रहे हैं, और हैं कहाँ हम 500 पे, 10 20 10 20 पे, यहाँ पे लिख दो 10 और 20, ठीक है। तो बट वी फाइनल मुझे फाइंड करना है, इनिशियल कितना है 500, बोलो। ये लिमिट्स Yes. कैसे भी लगा सकते हो, बट ध्यान रखना तुमने क्या लिखा है, लिमिट हमेशा क्या लगती है, इनिशियल टू फाइनल लगती है। तो मैंने इनिशियल क्या माना है 10 20, किसी बच्चे ने उल्टा करा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चीज याद रखना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पर लिमिट जो लगती है इनिशियल टू फाइनल लगानी है, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब लिमिट्स पुट कर लोगे इसमें, मैम ये कोमा वाले में कैसे लिमिट पुट करेंगे। मैम 10 x की है ना, x की वैल्यू पहले 10, फिर y की वैल्यू 20, फिर 0 0 पे तो 0 ही हो जाएगा, देखो लिखो 5, x की वैल्यू 10 का स्क्वायर आई कैप प्लस 5/2, y का कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर ए कैप। अब मैं 0 0 रखूंगी, साफ दिख रहा है भाई, माइनस 0 ही आना है, ठीक है। तो ये आया मेरा v फाइनल माइनस 500 इक्वल्स टू कितना आया 100, 500 आई कैप, और ये कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 400, 400 बटे 2, 400 बटे 2 200, 200 इंटू 5 कितना हुआ 1000, हाँ 1000। 1000 जे कैप, यही आ रहा है कुछ, माइनस का साइन बाहर लगा हुआ है, उससे मत भूल जाना भाई, माइनस का साइन लगा हुआ है बाहर, ठीक है। तो वी फाइनल माइनस 500 ये आया भाई, माइनस का 500 आई कैप, माइनस का 1000 जे कैप। क्या करोगे अब इसको आगे बताओ, मैम मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इसका। हाँ बोलो, आई मैम कैप वो जे कैप हट माइनस जाएगा में ना, नहीं आएंगे अंदर आई कैप और जे कैप वाले, हाँ माइनस में नहीं आएंगे वो 500 आई कैप और 1000 जे कैप। हाँ माइनस लगा तो दिया, नहीं मैम अंदर भी माइनस अंदर ब्रैकेट क्यों में, आएगा, अंदर क्यों हाँ, आएगा, क्योंकि 0 से माइनस हुए ना वो, अरे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा पहले ऊपर वाली लगाते हैं, एक माइनस बाहर भी है। प्लस हो जाएगा ना, फिर माइनस माइनस है ना, यस मैम। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है ठीक है, क्योंकि ये ऊपर माइनस लोअर करते हैं ना, ठीक है ठीक है, गॉट इट, ये प्लस हो गया। अच्छा ये मैंने आई कैप प्लस जे कैप किया है, तो आई से आई ये भी तो हट जाएगा, आई कैप और जे कैप, अब क्योंकि आपने एक इसमें डी आर क्या लिखा है, एक्स आई प्लस वाई जे कैप, यही तो लिखा है,
तो जब ये करोगे तो आई कैप तो हट ही जाएगा, तो ये हटा दो, तो कितना आया मेरा VF माइनस 1500 इक्वल्स टू 1500 हो गया। तो अब देखो कितना आ रहा है आंसर, 2000 है ना, 2000। यस तो यही दिया हुआ है आंसर भी, ठीक है, यही आंसर है, ठीक है, ये भी इजी था, डुएबल था। यस मैम। तो ये तुम्हारा सेकंड शिफ्ट का है। सेकंड शिफ्ट का पेपर भी बहुत इजी था, मतलब कल जो सेकंड शिफ्ट का है, तो ये वाला क्वेश्चन आया था मैग्नेटिज्म से, कर लेंगे अपन, सेंटर पर पूछा है, तो एक तो इस वायर की वजह से होगा और सेकंड इस सर्कुलर पोर्शन की वजह से सेंटर पर पूछा है। तो सेंटर पर फॉर्मूला क्या होता है, म्यू म्यू नॉट नॉट आई बाय 2r, और स्ट्रेट लाइन जो अगर इनफाइनाइट है तो उसकी वजह से कितना होता है, म्यू नॉट आई बाय 2, अच्छा इनफाइनाइट है ना, तो 2πr, यही होगा ना। अब यस देख मैम। लेना कि सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की वजह से है, सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट, बताओ सेम है या अपोजिट है। सर्कुलर की वजह से इनवर्ड आ रही है और इसकी वजह से आउटवर्ड, यानी माइनस का साइन आएगा, राइट। तो माइनस का साइन मुझे एक में ही दिखाई दे रहा है, तो आंख बंद करके थर्ड ऑप्शन बिना कैलकुलेट करे, एक बार मैं आंसर भी मैच कर देती, देखो एक बार भाई, इसमें इनवर्ड और इसकी वजह से आउटवर्ड आ रहा है ना, तो एक कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी मुझे, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आई ना, तो माइनस करेंगे, ठीक है। बोलो ये समझ आया। यस उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस हैं बेटा, थोड़े से डिफिकल्ट साइड पे रहे थे, और वो मैंने तुम्हें कराया भी नहीं, ठीक है, चैप्टर, तो बाकी वो तुमने वैसे भी छोड़ना था। मैंने ये बोला था कि अगर फॉर्मूला बेस्ड आता है तो हम फॉर्मूला याद कर लेंगे, बट फॉर्मूला बेस्ड नहीं था, ठीक है। ओके, दिस क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी मैंने तुम्हें रिवीजन टाइमिंग में करवाया हुआ है। ए बोट क्रॉसेज ए रिवर ऑफ 200 मीटर वाइड, ये 200 मीटर वाइड है ना। अब कह रहा है इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, मिनिमम टाइम में, तो मुझे बताओ ये वो वाला केस है ना कि मिनिमम टाइम में कैसे जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, चलो। ए बोट क्रॉसेज ए 200 मीटर वाइड इन मिनिमम पॉसिबल टाइम इफ द वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज 5 मीटर पर सेकेंड, रिवर की वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, एंड द वेलोसिटी ऑफ बोल इज स्टिल वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ये वेलोसिटी ऑफ बोट है विद रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर। कि स्टिल वाटर का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर 5 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि टाइम बताओ इसको रिवर को क्रॉस करने में कितना लगा। बेटा केस अब यहाँ पर ये बनेगा सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर मुझे मिनिमम, अब दूसरा इसका केस एक होता है मिनिमम ड्रिफ्ट का, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है। मिनिमम पॉसिबल के लिए मुझे परपेंडिकुलरली कूदना है या किसी एंगल पे कूदना है, बस यही क्वेश्चन था यहाँ पे, बताओ। अगर मुझे पॉसिबल मिनिमम टाइम में इस रिवर को क्रॉस करना है तो मैं ऐसे वर्टिकली कूदूंगी या किसी ऐसे एंगल पे कूदूंगी, बताओ कौन सा केस लगेगा इसमें। मैम मैम वर्टिकली। वर्टिकली। क्या कह रहे हो आरुष, मैम किस एंगल पर? किस एंगल। हाँ वही मैं पूछ रही हूँ, एंगल तो बाद में देखेंगे ना, पहले ये बताओ कि कूद कैसे जंप करेंगे हम मिनिमम टाइम के लिए, परपेंडिकुलरली जंप करेंगे ना, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलरली जंप करेंगे, तो यानी ये मेरी वेलोसिटी ऑफ बोट होगी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, हम परपेंडिकुलरली जंप करेंगे लेकिन हम ड्रिफ्ट करके यहाँ पहुंचेंगे किसी पॉइंट बी पर, ठीक है। मान लो अपोजिट पॉइंट ए है, तो टाइम का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया है, क्या होता है भाई, विड्थ अपॉन वो वाली वेलोसिटी लो जो परपेंडिकुलर हो रिवर के। तो विड्थ मुझे 200 मीटर दे रखी है, कौन सी वेलोसिटी है परपेंडिकुलर, ये खुद ही 5 वाली, तो 5, तो समय कितना आ गया भाई, 40 ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा 5 तो रिवर की है, सॉरी 5 तो रिवर की है, वीबीआर तो 10 है ना, वीबीआर 10 है, आई एम सॉरी, वीबीआर इज 10, तो ये कितना आया 20 मीटर 20 सेकेंड्स, तो या तो ऑप्शन 1 होगा या 4 होगा। उसके बाद कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट, मुझे बताओ अगर ये पॉइंट ओ है तो इसमें से डिस्प्लेसमेंट क्या है बोट की, डिस्प्लेसमेंट क्या है। 200। मैम ए टू बी। आई एम सेइंग डिस्प्लेसमेंट ए बी है, ओ ए है, ओ बी है, क्या है डिस्प्लेसमेंट। मैम ओबी। वो भी तो बेटा मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तुम ए से बी पर ही तो गए हो यस मैम। कि नहीं, यस मैम।
ओ से बी, देखो मुझे ओ से बी जाना है, राइट। चलो एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आया है। अगर हम निकालते हैं ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रिवर की वेलोसिटी इनटू टाइम। तो रिवर की वेलोसिटी 5 है, टाइम कितना आया 20, तो ये कितना आया 100 है, 100 मीटर्स। तो देखो ये मेरी 100 मीटर्स आई, ठीक है। और तो 100 मीटर तो ऑप्शन में नहीं है। ओ ए कितना दिया हुआ है 200 मीटर। 200। ए बी कितना बनेगा फिर, ओ बी, सॉरी ओ बी कितना आया, इसका आंसर देखना पड़ेगा, आंसर एक बार मैच करो, ओ बी निकालो, कैलकुलेट करो ओ बी कितना आ रहा है। मैम 100√5। 100√5, तो ठीक है, ऑप्शन ए ही अपना आंसर है, क्योंकि 200 तो मुझे कहीं से नहीं मिल रहा भाई। ओ से ए तो हो ही नहीं सकता, पता है ना, ओ से ए तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, क्योंकि फाइनली मैं कहाँ पहुंचूंगी, ड्रिफ्ट के कारण हम बी पे पहुंचेंगे। या तो ए भी हो सकता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखी जाए तो, बट इसने यहाँ पर जो अपना आंसर 100 मीटर आया है वो ऑप्शन में ही नहीं है। तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, ये 100 है, ये 200 है, तो ओ भी निकाल लेंगे 100√200 का स्क्वायर करके प्लस 100 का स्क्वायर करके। तो क्या आंसर आया 100√5, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। तो ये क्वेश्चन था। इसमें जो सेकंड केस है एक बार वो देख लेना इसका, ठीक है, शायद वो शाम वाले शिफ्ट में पूछ ही लिया होगा। ये भी प्रेजेंट का क्वेश्चन है, देखो, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए लाइट सच दैट इमर्जिंग रे ग्रेज आउट द सरफेस। तो सेम जो क्वेश्चन सुबह था ना, वो उसका अपोजिट ही पूछ लिया कि बताओ कि इंसिडेंट एंगल क्या हो, एंगल आई क्या हो कि ग्रेज करके निकल जाए। ये शिट, मैं मुझे लगा कि कल कल सुबह आएगा, देखो ये आप भी पूछ लिया, ठीक है ना, कि एंगल आई क्या रखें कि एमरजेंट एंगल कितना बन जाए 90 डिग्री। 90। तो ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया इस बार, ठीक है, तो ये कर लेना। फिर इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा सेम कहाँ से आया है, तुम्हारी ये मॉक टेस्ट से आया है क्वेश्चन। इन ए सर्किट वेयर अ बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस आर और कैपिटल आर इज कनेक्टेड टू अ लोड, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सो दैट मैक्सिमम पावर डिसिपेट अक्रॉस कैपिटल आर। पावर की बात कर रहा है, पावर किसके बराबर हो जाएगा भाई, आई स्क्वायर आर। आई किसके बराबर है, आई इक्वल्स टू ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में है, आर प्लस कैपिटल आर, तो यहाँ लिखोगे ईएमएफ अपॉन आर प्लस कैपिटल आर। देखो लोड के अक्रॉस पूछा है तो डिसिपेशन, इसलिए यहाँ पर मैंने कैपिटल आर लिखा है, इसका स्क्वायर कर दो आर। पावर, मैक्सिमम पावर में क्या करते हैं, डीपी बाय डी आर, किसके बराबर करना है 0 के बराबर, हो जाएगा 0 के बराबर। यस तो मैं मैम। वही मैक्सिमम मिनिमा का ये पूछता ही है हर बार, और पूछ भी लिया है इसने, ठीक है। मैम ऑप्शन का इसका ऑप्शन वो कोई बार बताती हूँ भाई क्या है, इसका आर है। और देखो इसमें तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, इस क्वेश्चन को अगर मैं देखी जाए तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर थ्योरम लग जाती है। एक बात देखो तो ये मैक्सिमम पावर थ्योरम नहीं है। मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहती है कि अगर मुझे अपने लोड के पास मैक्सिमम पावर चाहिए, तो मैक्सिमम पावर थ्योरम कहती है कि लोड रेजिस्टेंस के पास मैक्सिमम पावर तब होगी जब आप लोड रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर दो। यही है ना मैक्सिमम पावर थ्योरम, कि आप अपने लोड रेजिस्टेंस को एक्स को किसके बराबर कर दो, इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ही तो है, तो किसके बराबर हो गया आर इक्वल्स टू आर। तो जिसको इस थ्योरम के बारे में पता था वो 1 सेकंड में कर लेगा, जिसको नहीं पता था वो इस वाले मेथड से सॉल्व कर लेगा। तो इस मेथड से सॉल्व भी करोगे तो भी किसके बराबर आएगा भाई, आर जो है कैपिटल आर के बराबर ही आएगा। आप सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। यस कैपिटल Yes, आर के अक्रॉस डिफरेंशिएट करना, करके देखो एक बार, कैपिटल आर के अक्रॉस डिफरेंशिएट, तो डीपी बाय डी आर अपन करेंगे 2 आगे आ जाएगा, ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। अब बताओ क्या करना है, मैम, यहाँ पे u इंटू वी रूल से डिफरेंशिएट होगा। हाँ तो ये आर तो एज इट इज रख दिया, लो इस स्केयर वाले टर्म को करो, पावर आगे ई अपॉन आर प्लस आर एज इट इज। अब मैम अब r का डिफरेंशिएशन होगा सेकंड टर्म एज इट इज। इसका कहाँ हुआ है अभी, 2 ही तो आगे लिया है, आर इसका नहीं करोगे अभी, आर का आर का बन नहीं आ जाएगा।
प्लस में मैम ये आ जाएगा E/R प्लस R का स्क्वायर। इसका तो 1 आ जाएगा, बट अभी इस स्केयर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है? आपने बस पावर ही तो आगे ली है, पावर आगे E/R प्लस R। अब इसका नहीं करोगे, E/R प्लस R का डिफरेंशिएशन कितना होगा इसका? इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा E/R प्लस R का? इसमें मैम दूसरा इसमें U/V तो नहीं लगाएंगे? यस मैम, U/V होगा ये। पर मुझे नहीं लगता R प्लस R। मैम वो तो बड़ा लेंथी जा रहा है फिर। एक सेकंड। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार देखना, एक बार इसका आंसर तो यही है भाई, इसका आंसर तो यही दिया हुआ है। मैम इसमें कांस्टेंट टर्म्स कौन सी हैं? स्मॉल r एंड E कांस्टेंट तो नहीं है? कैपिटल E तो कांस्टेंट ही है, स्मॉल r भी कांस्टेंट है। हमें R की तरफ कैपिटल R में ही तो लेना है डिफरेंशिएशन। ओके मैम, मैम फिर उनका तो 0 ही हो जाए। ठीक है। भाई देखो इसका डिफरेंशिएशन एक बार। ये कल शाम वाले शिफ्ट में था। 21 जन सेकेंड शिफ्ट था। इसमें देखती हूँ क्या दे रखा है, वेट 1 मिनट। अच्छा ये मैथ का है, आंसर नहीं दे रखे भाई, इसमें सॉल्यूशन नहीं दे रखा। तो एक बार देख लेना इसका डेरिवेशन, ठीक है, dp/dr। वरना तो ये भाई इसी का एक क्वेश्चन है कि मैक्सिमम पावर जो है भाई R = R के बराबर होती है। एक बार इंटीग्रेशन देख लेना कैसे करेंगे। और ऑप्टिक्स से जो क्वेश्चन आए हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक थोड़ा सा ना ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा डिफरेंट था बट डिफिकल्ट नहीं था, अलग था। क्या दे रखा है सवाल सुनो। फाइंड एनर्जी डेंसिटी एट इंस्टेंट करंट इज 1/E टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो सवाल क्या कह रहा है कि आप एनर्जी डेंसिटी निकालो, उस समय पे निकालो जिस समय करंट कितना हो, उस समय निकालो जिस समय करंट मैक्सिमम करंट का 1/E हो, राइट? यस मैम। यानी उस समय टी की बात कर रहा है, उस समय पर करंट ये होगा सर्किट का। बस खत्म। अब देखो मेरे पास RL सर्किट दे दिया। RL सर्किट एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ। 2 फॉर्मूले होते हैं एनर्जी डेंसिटी के, एक तो आप लिखोगे 1/2 ε0 E², एक 1/2 B² μ0। यही 2 फॉर्मूले हैं। यस मैम। कौन Yes, सा ma'am. लगाओगे, कौन सा लगाओगे इसमें? इंडक्टर है, इंडक्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड। यस मैम। Yes, तो ma'am. मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगना चाहिए 1/2 B² μ0। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगी 1/2 B² μ0। अब इंडक्टर के पास करंट है, करंट वेरी होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल होगी, ठीक है। अच्छा, इंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होती है? इंडक्टर के उस मैग्नेटिक फील्ड, सोलिनॉइड ही तो है एक, सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो μ0 Ni, यही फॉर्मूला है। आप EMF लिखोगे 1/2 μ0 B का फॉर्मूला लिखोगे μ0 Ni का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया 1/2, ये μ0 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 μ0 नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर और I का स्क्वायर, यही कुछ बचेगा। अब मुझे ये I चाहिए, ठीक है। अब I भी तुम्हें पता है कितना है, I0/E। I कितना है? I0/E है कि नहीं है? उस समय पर समय कितना है? मैक्सिमम करंट का E। मुझे बता दो कि मैक्सिमम करंट किसके बराबर होता है? EMF अपॉन, इस सर्किट में मैक्सिमम करंट क्या होगा? क्या होता है, कुछ समय बाद इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है? आफ्टर सम टाइम इंडक्टर विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। यस मैम। भाई सारा करंट चला Yes. जाएगा ना, कैपेसिटर के उल्टा काम करता है। तो यानी इंडक्टर को हटा दो कुछ समय बाद, तो I0 किसके बराबर हो गया? E/R। योर EMF, R इज योर दिस, तो E/R हो गया ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू μ0/2 n²। I की वैल्यू क्या हो गई? E/R। तो यहाँ पर लिखो अपॉन R² और 1/E², उसे मत भूल जाना, अपॉन में E भी है ना। देखो I = I0/E,
तो आई नॉट का फॉर्मूला लिखा है तुमने ई बाय आर, ई अभी भी है, Yes, तो sir. 1 बाय ई का स्क्वायर। तो तुम देखो 1 बाय ई का स्क्वायर तुम्हें दे रखा है क्या? तुम्हें देखो पाई बाय ई का स्क्वायर दे रखा है, दे रखा है, सॉरी आई एम सॉरी, ये हमें निकालना है ना, हमें वैल्यू ऑफ पाई बाय हम अल्फा की वैल्यू अल्फा निकालनी पाई है। अपॉन ई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, उससे मुझे कुछ नहीं मिलना। तो देखो म्यू नॉट की वैल्यू है मेरे पास, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 पाई, मुझे ईएमएफ दे रखा है 10 वोल्ट, देखो पेपर में ये 10 वोल्ट दे रखा, ये रेजिस्टेंस दे रखा, इंडक्टर की जरूरत ही नहीं है, ठीक है हटा दो। अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स देखो ये दे रखा, स्मॉल एन लिखा है ना, मैग्नेटिक फील्ड जब हम निकालते हैं सोलिनॉइड की तो स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो वही दिया हुआ है। क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? यस। अगर हम पेपर में बैठ के एकदम दिमाग बंद करके बैठेंगे तो डिफिकल्ट था। स्टेप वाइज चलो कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कनेक्ट करें भाई? सोलिनॉइड की म्यू नॉट एन आई होती है। अच्छा आई मिल गया तो बस आई से तो अब सारी चीजें रिजॉल्व, ठीक है। तो पेपर में थोड़ा सा दिमाग तो भाई लगाना है, ठीक है। दैट्स इट, यही पेपर था आज का। पूरा पेपर हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें 2 सवाल छोड़े हैं मैंने, एक तो फ्रिक्शन का क्वेश्चन छोड़ा है और एक किसका, तुम्हारा Optic. ऑप्टिक्स के तो भी करा रही हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर रोटेशन से छोड़े हैं, ठीक है। अब इस वाले को देखो, देयर इज ए ग्लास स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ये क्वेश्चन पढ़ना। ग्लास का स्फीयर है, ये ऑप्टिक्स वाले बच्चों बहुत इजी है जिन्होंने ऑप्टिक्स पढ़ी है। एक ग्लास स्फीयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, पैरेलल बीम आ रही है, देखो ये मैंने, अगर तुम अपने नोट्स खोलोगे ना ऑप्टिक्स वाले, उसमें ये क्वेश्चन डिक्टो करा रखा है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा उसका बीएम शर्मा का क्वेश्चन है, उठ के आया सीधा, और मैंने ये तुम्हें क्लास में कराया है, जब रिवीजन टाइमिंग पे नहीं, जब ये चैप्टर कराया था, ठीक है। कह रहा है पैरेलल बीम आई, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल कन्वर्जिंग पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल कन्वर्जिंग पॉइंट ऑफ फाइनल इमर्जेंट रे, कन्वर्जिंग पॉइंट ऑफ फाइनल इमर्जेंट रे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो कह रहा है कि वो पॉइंट निकालो जब तुम्हारी रेस फाइनली किसी पॉइंट पर क्या करेंगी, फाइनली किसी पॉइंट पर इमर्ज करेंगी। सवाल यही है, आपको रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि भाई पहले तो ये फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, फिर सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, फिर जाके कहीं लाइट रेज मीटअप करेंगी, राइट। तो क्या हमें कर्व्ड सरफेस की वजह से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला पता है? कर्व्ड सरफेस की वजह से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। पढ़ा हुआ है कि नहीं? तो पहले हम लगाएंगे फॉर फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस में μ2 वो होता है जिस मीडियम में लाइट एंटर करती है। एंटर किस मीडियम में कर रही है बताओ? फर्स्ट सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए किस मीडियम में लाइट एंटर कर रही है सब बच्चे? भाई ग्लास मीडियम में, वेरी गुड। तो μ2 क्या लिखोगे? 1.5। v हमें नहीं मालूम, आ कहां से रही है? हवा से, तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। म्यू क्या लिखूं बताओ? पैरेलल बीम के लिए म्यू क्या लेते हैं? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी करवाया हुआ है एक क्वेश्चन। μ2 माइनस v1, 1.5 माइनस 1, r क्या हो जाएगा? देखो इस पोल से आगे की तरफ जाओगे r, तो प्लस का ही साइन लूंगी, प्लस का r कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। ये लो, तो मुझे यहाँ से v मिलेगा, कैलकुलेट करो v। तो v बेटा यहाँ से आएगा शायद 150 आ रहा है, पता नहीं, ये बार देखो 150 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। मैंने सॉल्व किया था तो ये आया था v। अगर v 150 सेंटीमीटर आया है, इसका मतलब पहले सरफेस की वजह से जो इमेज बन रही है वो कहाँ बनेगी? 150 सेंटीमीटर आगे की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव आया है। तो 100 सेंटीमीटर का तो डायमीटर हो गया 50 सेंटीमीटर, यानी यहाँ कहीं मैं मान लू कि भाई पहली जो इमेज बनी I1 वो कहाँ कितने दूरी पे बन रही है? पहले से 150 सेंटीमीटर। अब देखो सेकंड सरफेस से भी रिफ्रैक्शन होगा, तो ये जो I1 है ये सेकंड सरफेस के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम। तो सेकंड सरफेस से I1 कितनी दूरी पर है? 50 सेंटीमीटर। तो अब सेकंड सरफेस के लिए फॉर्मूला नहीं लगा सकते दोबारा अगेन। अब तुम्हारा U क्या बन जाएगा? देखो सेकंड सरफेस के लिए लगाएंगे फॉर्मूला। आरुष कराया था कि नहीं कराया था क्वेश्चन? यस मैम, कराया था। याद है तुम्हें कि भूल गए यस हो? मैम। सेकंड सरफेस के लिए मुझे μ2 बताओ।
मैम 1 आ जाएगा। हाँ, क्योंकि सेकंड सरफेस के लिए μ2 क्या है, जहां लाइट रेज एंटर करेंगी, है ना, जहां लाइट रेज एंटर करेंगी। तो सेकंड सरफेस से लाइट रेज कहाँ एंटर करेंगी भाई, हवा में एंटर करेंगी ना हम। तो अब μ2 लिखेंगे 1, v हम निकालेंगे, μ1 जहां से लाइट रेज निकलेंगी। तो अब निकल कहां से रही है भाई, ग्लास से बाहर जाएंगी ना अब सेकंड सरफेस से। भाई सेकंड सरफेस से लाइट रेज ग्लास से बाहर जाएंगी ना, ऐसे देखो। तो अब ये μ1 बन जाएगा 1.5 अपॉन ऑब्जेक्ट। कितनी दूरी पर है ऑब्जेक्ट सेकंड सरफेस से, 50 सेंटीमीटर। क्या सेम डायरेक्शन में है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है। तो म्यू की वैल्यू हम लिखेंगे प्लस का 50 इक्वल्स टू 1 माइनस 1.5 अपॉन, सॉरी यहाँ पर आर आएगा रेडियस। रेडियस बताओ पॉजिटिव लिखूं कि माइनस का 50, ऐसे है। ये तुम्हारा I1 यानी ऑब्जेक्ट है। अब ये वाला पोल हम लेंगे। तो रेडियस के लिए मुझे वापस ऐसे जाना पड़ेगा ना कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या लूं, आर पॉजिटिव या नेगेटिव? मैम नेगेटिव। लाइट रेस कैसे आएंगी, यहाँ से फर्स्ट सेकंड मीडियम से ऐसे बाहर की तरफ, है ना, ऐसे बाहर की तरफ। तो यानी इंसिडेंट के हम अपोजिट चल रहे हैं। तो -50 ही लोगे, फिर यहाँ भी माइनस यस मैम। होना चाहिए था। एक सेकेंड, यहाँ फिर माइनस नहीं लिखा ना, माइनस आएगा। अब v आ जाएगा, इस v को कैलकुलेट कर लो, वही तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, दैट्स इट। और यही v पूछी थी हमसे। हो जाएगा। यस मैम। पहले हमने, अच्छा पहला वाला 50 सेंटीमीटर u था, ये रेडियस है। आई एम सॉरी बेटा, ये हमारा u था, डिस्टेंस। ये सेम सेम हो गया ना, ये कंफ्यूजन हो गई। तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस तो हम पोल से आगे की तरफ बढ़ेंगे ना, तो ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। इसको पॉजिटिव ही रखो, ठीक है। r के लिए उल्टा आना पड़ेगा। That's it. तो ये पेपर था, ठीक है। और तो कुछ नहीं आया है पेपर में। थोड़ा सा देखो, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि पेपर बहुत ही इजी आया है। कुछ जो क्वेश्चंस तुम्हें नहीं कराए हैं वो क्वेश्चंस ना करने लायक थे, ठीक है। वो क्वेश्चंस डिफिकल्ट साइड पे थे। बात समझ में आ गई। एक यूनिट 10 डायमेंशंस का क्वेश्चन था, वो काफी इजी था, कई बार करा चुकी हूँ, वो इसलिए नहीं रखा। और बस यही पेपर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक और क्वेश्चन था, मैं वो तुम्हें करा देती हूँ। एक क्वेश्चन और था बेटा, रुक जाना। उसमें मुझे लास्ट तक थोड़ा डाउट था, बट अब डाउट क्लियर है। तो बाकी तुम लोग बताओ, डिस्कस करते हैं, ठीक है। रुक जाना, एक क्वेश्चन और रह गया है। ईएमएफ से आया है, ठीक है। ईएमएफ से डायरेक्शंस के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इधर डिस्कस करते हैं। देखो सवाल ड्रॉ करती हूँ। एक इंडक्टर है, सेकंड इंडक्टर है और थर्ड इंडक्टर है। इंडक्टर 1, इंडक्टर 2 और इंडक्टर 3। पहले वाले में जो है करंट एंटी क्लॉकवाइज है, थर्ड वाले में करंट क्लॉकवाइज है। करंट की वैल्यूज सेम है। अब ये कह रहा है कि सेकंड वाले में वी वांट लिखा हुआ है कि हम चाहते हैं कि करंट जो आए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए। तो आप मुझे बताओ इंडक्टर 1 और इंडक्टर 2 को किस डायरेक्शन में मूव कराओगे। सवाल ये है, कैसा करंट चाहते हैं हम, कैसा करंट आए, क्लॉकवाइज करंट आए। तो क्लॉकवाइज करंट के लिए आप इंडक्टर 1 को और इंडक्टर 2 को कहां मूव कराओगे, टुवर्ड्स या अवे, ये सवाल है। चलो बताओ, मुझे यहाँ क्लॉकवाइज करंट चाहिए, क्या कैसे करोगे। सिर्फ इसका सवाल है लेंज लॉ। क्या सवाल है, लेंज लॉ। जैसे ही, सुन लो मेरी बात, सवाल यहां से तुम दोबारा भी बन सकता है। जैसे ही इंडक्टर को क्या करोगे, बोलो, पहले इंडक्टर को सेकंड के तरफ लेके जाओगे तो क्या होगा। पहले इंडक्टर को सेकंड की तरफ लेके जाऊंगी, टुवर्ड्स लेके जाऊंगी तो क्या होगा। सेकंड, पहले वाले में तो करंट है, सेकंड वाले में कोई करंट है नहीं, वो डेवलप होगा इंडक्शन की वजह से। तो जैसे ही पहले वाले को पास लेके जाओगे तो सेकंड वाले में करंट ईएमएफ चेंज होगा। उसके अंदर से पास होने वाली फ्लक्स क्या होगी, उसके अंदर से पास होने वाली फ्लक्स बढ़ेगी या घटेगी सेकंड से।
अगर मैं पहले वाले को सेकंड की तरफ लेके जा रही हूँ तो पहले से जो फ्लक्स पास हो, सेकंड से जो फ्लक्स पास हो रही है वो घटेंगी या बढ़ेंगी बेटा? कुछ नहीं बोलोगे। हेलो, क्या कर रहे हो? नहीं पढ़ना? फिर आगे छोड़ दूं इस क्वेश्चन? हेलो, 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 सॉरी सॉरी, कट हो गई थी क्या क्लास बीच में? यस मैम। यस मैम। एक ही क्वेश्चन रह गया, वो क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, फिर उसके बाद छुट्टी, ठीक है? जब भी किधर चला गया भाई? ये तो मैथ्स का है। देखो ये इस तरीके के क्वेश्चंस थे, डिफिकल्टी लेवल है, जिस जो बच्चा पढ़ के भी गया है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके भी चांस नहीं है कि सही लगा दे। डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हैं, तो इसीलिए जो चैप्टर से डिफिकल्ट क्वेश्चन आए उससे हमें रिस्क लेना ही नहीं है। फिर देखो एक ये कल का क्वेश्चन है, फॉर द गिवन रेजिस्टिव नेटवर्क द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इक्वल्स टू एक्स। तो ए बी के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस एक्स दिया हुआ है, यानी आर इक्विवेलेंट की तो बात कर रहा है। आर इक्विवेलेंट निकाल के किसके बराबर कर दो? एक्स के बराबर। और वही एक्स की वैल्यू पूछिए, बताओ कितनी है? बताओ, आसान है कि डिफिकल्ट है? इजी है ना? इजी है Easy पेपर है। भाई, इजी आ रहा है, बहुत इजी पेपर है। ये देखो YDSC में क्या पूछा है, स्टेटमेंट वाइज, ये कल का क्वेश्चन था। इन YDSC इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इंक्रीज, फ्रिंज विड्थ के साथ क्या होगा? लो बताओ, कितनी बार करवाया हुआ है ये? अब देखो, ये देखो सिग्निफिकेंट फिगर से आया है, राउंड ऑफ सीख जाना। सिग्निफिकेंट फिगर आया है, कल राउंड ऑफ देख के जाना, ठीक है? टू फिजिकल क्वांटिटीज, और अगर मैं इन सबको ऐड करती हूँ तो पूछा है x प्लस वाई क्या होगा। तो बेटा एक बार बताओ, जब हम रूल होता है कि ऐड करने के बाद फाइनल आंसर कहाँ छोड़ते हैं? कहाँ छोड़ते हैं? पॉइंट के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट देखते हैं ना, पॉइंट के बाद मिनिमम वाला सिग्निफिकेंट डिजिट देखते हैं। यस और नो? यस मैम। तो यानी आंसर पॉइंट के बाद एक ही छोड़ना है, तुम्हें सॉल्व भी नहीं करना। सेकंड में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है पॉइंट के बाद, फोर्थ वाले में 3 है, नहीं हो सकता। थर्ड वाले में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, नहीं हो सकता। फर्स्ट में ही है एक सिग्निफिकेंट डिजिट। अपना आंसर कहाँ छोड़ना है? एक सिग्निफिकेंट डिजिट तक छोड़ना है प्लस के बाद। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई में देखते हैं टोटल सिग्निफिकेंट, है ना? मल्टीप्लाई में देखते हैं टोटल सिग्निफिकेंट फिगर। अपना आंसर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर के मिनिमम पर छोड़ते हैं। एडिशन में पॉइंट के बाद वाला देखते हैं, एडिशन में पॉइंट के बाद का मिनिमम, मल्टीप्लाई में टोटल का मिनिमम, ठीक है? ये सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है। बैच 2 तुम्हें तो रटवाई थी ये चीज, बैच 2 के बच्चे, ठीक है? और ये देखो ये तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, इजी है मतलब पेपर। जो तुम्हें पढ़ा हुआ है ना, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पेपर में, ठीक है? हो जाएगा पेपर सॉल्व। ये देखो ये वाले सर्किट के क्वेश्चंस कराए हुए हैं। कैपेसिटर का चार्ज स्टडी स्टेट में, हेलो, स्टडी स्टेट में कैपेसिटर का चार्ज, ये वाली ब्रांच से करंट ही नहीं जाएगा। बाकी डायोड है, डायोड भी कराया हुआ है, फॉरवर्ड में रिवर्स में चेक कर लेना, राइट? तो कंबाइन कर दिया कॉन्सेप्ट, तो इजी पेपर है, डोंट वरी। फिर से ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन आया है, मैंने बोला था मीटर ब्रिज से ही आएगा, आया देख लो। तो पेपर में ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं है। अब आ जाते हैं जिस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे, कहाँ गया वो पेपर? ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, बताओ। इसमें सवाल आया है कि पहला वाला जो है उसमें करंट है पर एंटी क्लॉकवाइज में, तीसरे वाले इंडक्टर में करंट है क्लॉकवाइज में, सेकंड वाले में कोई करंट नहीं है बट हमें जनरेट कराना है, बट करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज जनरेट करानी है। तो आप अपने इंडक्टर 1 और इंडक्टर 2 को कैसे मूव कराओगे, वो सवाल है। तो मतलब लेंज लॉ बेस्ड है कि नहीं है? लेंज लॉ बेस्ड है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें वहां पर केस ध्यान से देखने थे। अब मैं इंडक्टर 1 को 2 के पास लेके आऊंगी तो क्या होगा, बस ये बताओ। इंडक्टर 1 को 2 के पास लाने से क्या होगा राहुल? मैम सेकंड वाले में ईएमएफ इंड्यूस होगी और फ्लक्स चेंज होगा। वो तो बात की बात है, ठीक है। फ्लक्स लाइन बढ़ेंगी ना, मैग्नेटिक फ्लक्स
बढ़ेगा। यस मैम। लेंज लॉ क्या कहता है कि अगर फ्लक्स बढ़ ही रही है तो उसको बढ़ने मत दो, उसको घटाओ, यही कहेगा, करेक्ट? यस मैम। ओके, अब उसको घटाओ तो उसको घटाएगा। अब देखते हैं कैसे। देखो पहले वाले में करंट है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज की वजह से मैं मान लेती हूँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आई, सपोज करो किसी भी डायरेक्शन में मान लो, सपोज करो किस में आई, एंटी क्लॉकवाइज में करंट है तो एंटी, मैं एक इसकी ऐसी लूप बना लेती हूँ, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है इसकी, ऐसे आ रही है राइट की तरफ, ऐसे, ठीक है। सपोज करो, अगर निकालनी नहीं आ रही तो सपोज कर लो कि इस डायरेक्शन में है, लेट। अब कह रहा है कि अब तुम इसको पास लेके जा रहे हो, तो जो सेकंड वाले का इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो ऐसी जनरेट होगी कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना चाहेगी। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बेटा अपोज करना है तो करंट क्लॉकवाइज में फ्लो होगा कि एंटी में फ्लो होगा, बस ये बताओ। मैम एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी का तो बेटा फर्स्ट वाले में है ऑलरेडी, एंटी का तो इंडक्टर 1 में है। अगर सेकंड में भी तुमने एंटी में करा दिया तो वो तो सेम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ना, फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, और सेम होते ही तो वो इसको क्या कर देगा, सपोर्ट कर देगा ना। अगर पहले वाले में करंट एंटी क्लॉकवाइज है और दूसरे वाले में क्लॉकवाइज हो जाए तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा ना वो, तब इसीलिए सेकंड वाले में फिर करंट कैसा जनरेट होगा, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब L1 वाले को लेके जाएंगे क्लोज टू सेकंड इंडक्टर। अब मुझे L3 वाले का बताओ क्या करेंगे। L3 में करंट है क्लॉकवाइज, मैम इसको दूर लेके जाएंगे। वेरी गुड। इसको क्या ले जाएंगे भाई, अगर मैं इसको, मुझे क्लॉकवाइज करवाना है, अगर मैं इसको पास लेके आऊंगी तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, लेकिन वो क्या कहेगा कि भाई बढ़ाना नहीं है, घटाना है ना। तो इस वाले में, थर्ड वाले में क्लॉक में है तो वो अपना कैसा बनाएगा, अपना एंटी क्लॉक बना देगा। बट मुझे एंटी क्लॉक नहीं बनवाना, मुझे कैसा बनवाना है, क्लॉक। तो क्लॉक के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हम दूर लेके जाएंगे। जैसे ही मैं थर्ड वाले को दूर लेके जाऊंगी उसकी फ्लक्स घटेगी, और घटेगी तो उसको सपोर्ट करेगी, सपोर्ट करेगी तो करंट सेम डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था बट डुएबल था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, तो ये भी आज सुबह का ही PYQ था, ठीक है बेटा। ओके देन, ऑल द बेस्ट एवरीवन, कल की क्लास, कल के पेपर के लिए अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। ठीक है, यस मैम। किसका है कल, राहुल का तो नहीं है कल, दीप्ति तुम्हारा है क्या? नो मैम, हमारा 24 को है। कल किसी का भी नहीं है? ठीक है, ओके बाय। सुहानी कृतिका कब है? मैम मेरा 24 को है। आरुष गया, आरुष तो ठीक है, ओके बाय। यस मैम।